Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I'm Dr. मंजू तक्षक. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th साइंस बुक चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने ये पढ़ा कि जो हमारा कोई भी मैटर है वो एलिमेंट से बना हुआ है, लेकिन उस मैटर में कुछ और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ पे जो हमारे एंशिएंट इंडियन हैं और ग्रीक फिलोसफर्स हैं, they have always wondered about this unknown and unseen form of matter. तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर, इसको कंसिडर किया बहुत पहले इंडिया में अराउंड 500 बीसी में. तो उस टाइम हमारे एक इंडियन फिलोसफर होते हैं महर्षि कनड. वो पोस्टुलेट करते हैं कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इसको उन्होंने नाम दिया है पदार्थ, यानी कि हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं. और अगर हम पदार्थ को तोड़ते रहते हैं तो एट द एंड वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. और मतलब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब फर्दर डिवीजन जो है उनका पॉसिबल नहीं होगा. अल्टीमेटली स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. तो उन्होंने जो महर्षि कनड हैं, उन्होंने वो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे पार्टिकल्स जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन पार्टिकल्स का नाम दिया है परमाणु. उसी समय हमारे एक और इंडियन फिलोसफर होते हैं पाकुदा कत्तायामा. उन्होंने इलोबरेटेड किया इस डॉक्ट्राइन को, इस सिद्धांत को, and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of the matter. यानी कि जो पाकुदा हमारे इंडियन फिलोसफर हैं, वो क्या बताते हैं कि ये जो परमाणु हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और फिर हमें मैटर की वेरियस फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं. इसी एरा में अगर हम बात करते हैं कि 500 बीसी में, तभी हमारे जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, वो सजेस्ट करते हैं कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. यानी कि जो हमारे फिलोसफर बोल रहे थे, इंडियन फिलोसफर बोल रहे थे, वही जो है ग्रीक फिलोसफर भी बोल रहे हैं कि जब हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं तो एंड में एक ऐसी स्टेज आती है कि उन पार्टिकल्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो जो डेमोक्रिटस फिलोसफर हैं, उन्होंने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम दिया है एटम्स. एटम्स का मतलब है इनडिविजिबल, यानी कि जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल कंसिडरेशन. यहाँ पे कोई बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क करके और जो है ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंटल वर्क किया और रिजल्ट आया और उसका एनालिसिस किया, वो सब नहीं था. केवल फिलोसफिकल कंसिडरेशन के आइडियाज थे टिल द 18th सेंचुरी. लेकिन जैसे जैसे 18th सेंचुरी एंड होती है, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज्ड द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. मतलब 18वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं. फिर उनका इंटरेस्ट जागा कि कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से बने हैं, तो ये इंटरेक्शन होता कैसे है. So scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. यहाँ पे एंटोइन एल लेवोइजियर, they laid the foundation of the chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. ये कब हो रहा है? By the end of the 18th century. अब हम देख लेते हैं ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है. तो यहाँ पे मेनली टू लॉज आए केमिकल कॉम्बिनेशन के. दे वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. यानी कि ये जो है ऐसा नहीं था कि फिलोसफिकल कंसिडरेशन था. अब यहाँ पे जो लॉ दिए गए वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद दिए गए. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या मास चेंज होगा, क्या रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट में वही मास होगा. तो इसको समझने के लिए हम करते हैं एक्टिविटी 3.1. इसमें आपको क्या करना है, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. जैसे एक एक्स वाला सेट दे दिया, इसमें आपको मतलब अलग अलग 3 कंपोनेंट
कंपाउंड दे दिए हैं और इसी प्रकार से जो वाई सेट है उसमें भी अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है, केमिकल्स हैं। तो उसमें आपको करना क्या है, प्रिपेयर सेपरेटली a 5% solution of any one pair of this substance listed under X and Y each in 10 ml in water। मतलब करना क्या है कि मान लो आपने 10 ml वाटर लिया, उसके अंदर आप 5% सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यानी कि यहाँ पे 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आपका वाटर 10 ml है तो मतलब अगर आपका 100 ml है तो आप 5 ग्राम लेंगे, लेकिन 10 ml है तो कितना हो जाएगा, 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो जैसे कॉपर सल्फेट है उसमें से आपने 0.5 ग्राम ले लिया, 10 ml वाटर के अंदर डिजोल्व किया। सिमिलरली आपने 10 ml वाटर लिया और उसका 0.5 ग्राम आपने सोडियम कार्बोनेट लिया। अब क्या करना है, टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन ए कोनिकल फ्लास्क। यानी कि यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आप जो आपने सॉल्यूशन बना लिया 5% सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर हो गया। अब उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन वाई का आपको कोनिकल फ्लास्क में रख देना है और ये एक आप देखेंगे कि इग्निशन ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपको जो सॉल्यूशन एक्स बना है वो इग्निशन ट्यूब में रखना है। अब ये जो इग्निशन ट्यूब है इसको हम हैंग करेंगे कोनिकल फ्लास्क के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं see that the solution do not get mixed, यानी कि हम इस तरीके से हैंग करेंगे जो आपका X सॉल्यूशन है वो Y सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। और ये जो हमारी कोनिकल फ्लास्क है इसके ऊपर हम रख देंगे कॉर्क। ये पूरा फिगर में आपको समझ आ गया होगा। जो इग्निशन ट्यूब है इसके अंदर X सॉल्यूशन है, ये कोनिकल फ्लास्क में रखी है और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा Y सॉल्यूशन है। अब क्योंकि देखिए हमें क्या देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम ये देखेंगे कि हमारी रिएक्शन होने से पहले मास मास जो है क्या था। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्लास्क में जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब के साथ फ्लास्क का वे करेंगे। आपको केयरफुली वे करना है। अब क्या करना है, जब आपने इनिशियल वेट ले लिया है उसके बाद फ्लास्क को टिल्ट करेंगे, रोटेट करेंगे फ्लास्क के अंदर, और सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड, ठीक है। टिल्ट किया, रोटेट किया, तो अब आपका एक्स और वाई मिक्स हो गया, यानी कि अब एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन होगी। आफ्टर रिएक्शन दोबारा वे करेंगे फ्लास्क को। आपको ये देखना है व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। रिएक्शन फ्लास्क में आप देखेंगे कि कुछ रिएक्शन हो रही है। डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? ऑब्वियसली देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे आपकी एक केमिकल रिएक्शन होगी। अब आप ये बताइए कि आपके दिमाग में आ रहा है कि व्हाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। यानी कि देखो रिएक्शन हुई, ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर कुछ वेपर्स आ रहे हैं, कुछ गैसेस सब्सटेंस बन रहे हैं, तो ये आपकी फ्लास्क से बाहर ना जा सके, इसलिए हमने फ्लास्क को किससे कवर कर रखा है, कॉर्क से कवर कर रखा है। क्योंकि अब उसमें जो गैसेज होंगे, जो भी दूसरे प्रोडक्ट होंगे, उन सबका मास हम देखेंगे। तो रिएक्शन के पहले हमने मास देखा, रिएक्शन के बाद मास देखा। अब आपसे पूछा कि डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंजेस। आप पाएंगे कि मास जो है चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि जब रिएक्शन होने से पहले, जब आपने एक्स और वाई सॉल्यूशन को मिक्स नहीं किया था, उसके पहले जो मास था और उसके मिक्स करने के बाद जो मास है वो आप देखेंगे कि इक्वल है। तो यही आपका प्रूव करता है कि मास जो है आपका ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या बताया, एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था, लेवोइजियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements। जैसे आपका वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, CO2 है, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो उन्होंने मतलब ऑब्जर्व किया कि जो कंपाउंड्स है उसमें जनरली दो या दो से ज्यादा आपके एलिमेंट्स हैं, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। उन्होंने ये देखा कि जैसे मतलब अगर हम जैसे वाटर देख रहे हैं, तो वाटर में आपने क्या देखा कि जो आपका H2O है उसमें आपके दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर आपका CO2 है तो इसमें आपका एक एटम कार्बन है, दो एटम ऑक्सीजन के हैं। या कहीं से भी लो, कहीं से भी देखो, रिस्पेक्टिव ऑफ irrespective of where the compound came from and who prepared it, कौन बना रहा है, कहाँ से लिया, लेकिन इनमें जो एलिमेंट्स हैं
वो सेम प्रोपोर्शन में। आप वाटर कहीं से भी लेंगे, हर एक वाटर के अंदर आपका हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यदि हम मास के रिस्पेक्ट में रेशियो देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मास हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो क्या हो गई 1:8। 1:8। तो आप कहीं से भी वाटर उठा लीजिए, जो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज 1:8। wherever be the source of the water। वाटर का सोर्स कोई भी हो, जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास का वो 1:8 होगा। तो अगर आपने 9 ग्राम वाटर लिया है, अगर हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सिमिलरली अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में आपका क्या होता है, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 3 हो गया, और नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 होता है। तो यहाँ पे अगर हम मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 14:3। और आप ये यहाँ पे भी वही होगा कि अमोनिया का सोर्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेथड से आपको इसको ऑब्टेन किया हो। अगर नाइट्रोजन का हम मास, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो उनका मास रेशियो देखेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज 14:3। सो यहाँ से ये लॉ हमें क्या बताता है, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट का वो कांस्टेंट है, विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज, मतलब क्या प्राउस्ट ने इस लॉ को क्या स्टेट किया कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे आपने अमोनिया देखा, CO2 देखा, वाटर देखा, उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई जो साइंटिस्ट ने फेस की, इट वाज टू गिव द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश केमिस्ट आते हैं जॉन डॉल्टन। दे प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ द मैटर। डॉल्टन जो है दे पिक्ड अप द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। उन्होंने ये बताया कि मैटर को जो है डिवाइड कर सकते हैं, एंड व्हिच वाज टिल देन जस्ट ए फिलोसफी। He took the name atoms as given by the Greek, यानी कि ग्रीक फिलोसफर्स ने बताया था कि जो मैटर है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कहाँ तक, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उनको नाम दिया था एटम। जब तक कि मतलब आप डिवाइड करते रहोगे और वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता उनका नाम था एटम। तो ये एटम वाला कॉन्सेप्ट जॉन डॉल्टन भी लेते हैं, और उसके बाद दे सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर एटम्स। जॉन डॉल्टन भी वही बोलते हैं। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। जो डॉल्टन थ्योरी है वो उसको कंसीडर करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दोनों लॉज को कंसीडर करके चलते हैं डॉल्टन साहब, और फिर वो एक थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। जो जॉन डॉल्टन है ये एक पुअर वीवर्स फैमिली में बोर्न होते हैं 1766 में इंग्लैंड के अंदर। he began his career as a teacher at the age of the 12। 7 years later he became a school principal, यानी कि 19 years की एज में स्कूल के प्रिंसिपल बन जाते हैं। 1793 में डॉल्टन जो है मैनचेस्टर के लिए जाते हैं और वहां पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इन ए कॉलेज। He spent most of his life there teaching and researching। 1808 में he presented his atomic theory which was a turning point in the study of the matter। तो ये हमने डॉल्टन साहब के बारे में पढ़ा। अब जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कोई भी मैटर है, चाहे वो आपका एलिमेंट है, चाहे कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एटम्स। और जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which participates in a chemical reactions। पहली बात बताएं,
कि जितने भी मैटर हैं सबसे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं जिनको एटम्स बोलते हैं, और यही एटम है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट है कि जो एटम्स हैं दे आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम जो है उनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता और इनको किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट बोलता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि गिवन एलिमेंट जैसे हम वाटर का ही कंसीडर करते हैं, और वाटर के अंदर जो आपके एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो ये जो है आइडेंटिकल रहेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी। यानी कि आप जैसे किसी भी एलिमेंट के एटम को देखो, आप वाटर कहीं से भी लो, और जैसे मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन अगर आपका वाटर में है तो उसका मास, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, और वही हाइड्रोजन अगर आपका अमोनिया में है तब भी हाइड्रोजन का मास 1 है। तो हाइड्रोजन हम किसी भी मतलब हम ये बात करें कि एटम हाइड्रोजन का कहीं भी प्रेजेंट हो, उसका जो मास है वो वही रहेगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। Atoms of the different elements they have different masses and chemical properties. जैसे हाइड्रोजन का मास 1 है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन का मास 14 है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। इससे हमने क्या बताया, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका अलग अलग मास है और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एटम्स जो है दे कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स। जो एटम्स हैं वो स्मॉल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का देखा, 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन एटम, और मास में हमने रेशियो देखा 1:8 था। सिमिलरली हमने ये देखा कि 1 नाइट्रोजन कंबाइन विद 3 हाइड्रोजन फॉर्म द अमोनिया, और मास रेशियो भी हमने यहाँ पे देखा 14:3। अब यहाँ पे जो रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम्स दे आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ये भी हमने देखा कि जैसे वाटर है उसमें आपका 2:1 है, नाइट्रोजन है उसमें 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है। तो जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड्स ऑफ एटम है किसी भी कंपाउंड में वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपने पूरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।